100 लोग हैं तो 50 की एक राय होती है, 50 की दूसरी राय होती है। अगर आप क्लियर हो कि आपके मुझे ये करना है तो ही आप वो चीज़ कर सकते हो। नहीं तो आप 2 कदम चले, कोई आपको बोलेगा नहीं यार मुझे गलत लग रहा है। उसके गलत होने से क्या होता है, आपको जो सही लग रहा है वो आप काम करो। दुनिया में कोई भी आपको कुछ भी बोले, पर आपको जो क्लियर लग रहा है, क्लैरिटी, यू शुड बी क्लियर। उसके बाद आती है डेडिकेशन। आप कोई भी काम करो उसमें आप डेडिकेटेड होने चाहिए पूरे, कि मुझे ये करना ही करना है। सोच तो लिया है, क्लियर हो, पर उसके लिए हमको डेडिकेशन भी होना चाहिए। एंड प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड होता है। आप दुनिया में कोई भी काम करना चाहो, आप प्रैक्टिस चालू करोगे तो आप धीरे धीरे छोटे लेवल से चालू करोगे। पर जब तक आपने प्रैक्टिस रखी है उस चीज़ में आपको मास्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप वो चीज़ को 101% अचीव करोगे। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आँखों में, देश भर छा जाने की उम्मीद है। Inspiring stories of humans. नमस्ते कुलदीप जी। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे टॉक शो अरब टॉक्स में। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। तो थोड़ा आप अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको पहचान जाए। मेरा नाम कुलदीप सिंह राव है। बेसिकली मैं उदयपुर से ही बिलोंग करता हूँ एंड मेरा विलेज आमेर तहसील में आईडाना गांव से है। अच्छा। मेरी स्कूलिंग सेंट ग्रिगोरियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। नर्सरी टू 12th मैंने वहीं से परसू किया था। अच्छा। 11th-12th में मेरा साइंस स्ट्रीम था जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था। हाँ, और मैंने जैसे उसको पढ़ के जैसे अपनी चीज़ें बना के उसको काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई थी साइंस स्ट्रीम में। और ये किस ईयर की बात थी जब आप साइंस किया आपने? आई हैव कंप्लीटेड माय 12th इन 2009। ओह 2009 तो 2007 में प्रॉब्लम्स चालू हुई थी। राइट। आप 10th में कितना भी ब्रिलियंट हो, जब आप 11th साइंस लेते हो उस टाइम 90% असलियत पता चलती है कि भाई असलियत पता चलती है कि आप कहाँ हो। क्योंकि आप ना तो आप क्राइम कर सकते हो, रट सकते हो, आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी और रटनी पड़ेगी, दोनों चीज़ उसमें चलती है। तो उस टाइम मैंने काफ़ी मेहनत करी, मैंने हार नहीं मानी थी कि मैं चाहता तो साइंस छोड़ के आर्ट्स या कॉमर्स ले सकता था। पर फिर मैंने उसमें मेहनत करके मैंने 12th में 90% से अपनी 12th क्या बात है कंप्लीट करी थी। उसके बाद मेरा AIEEE में सिलेक्शन था। AIEEE टॉपर था मैं 2 साल करियर पॉइंट कोचिंग में। ओके। वहाँ से फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज मुझे एडमिशन उसमें मिला बीकानेर। वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग ओके। वहाँ से मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करी है। अच्छा। 2013 में वो कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर प्राइवेट फर्म में जॉब करने लगा और वहाँ मैंने काफ़ी इंजन स्पेशलिस्ट की तरह वर्क किया था। ये इंजन स्पेशलिस्ट क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ा बताएं। इंजन ऐसी लाइन है सर जिसमें अपन अपने घर वालों कोई भी किसी भी लोग को पूछे तो इंजन में किसी को नॉलेज नहीं रहती। बहुत कम लोग होते हैं जिनको इंजन में, क्योंकि इंजन में नॉलेज लेने के लिए आपको इंजन के पार्ट्स भी वॉश करने पड़ते हैं। इंजन में बहुत माइन्यूट पार्ट्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे से। राइट। हाँ, क्योंकि एक इंजन पूरा अगर कोई अच्छा इंजन है, जैसे माइंस की बात करें तो एक 40-50 लाख का इंजन 6 करोड़ की मशीन चलाता है। वो सारी चीज आप इंजन पे डिपेंड करती है। उस इंजन के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आपको उसका एक पार्ट्स पूरा याद होना चाहिए, कौन सा कहाँ लग रहा है। और हम उसको ऐसे ही नहीं देख सकते, उसके लिए मैंने इंजन वॉश भी किए। अच्छा। और इंजन नीचे लेट के मशीन नीचे काला भी हुआ इंजन और खोले भी, और एक नहीं कम से कम 300 to 400 इंजन मैंने खोले थे। अच्छा। मशीन में तब जाके मुझे आइडिया हुआ था कि इंजन में ये पार्ट, ये नट बोल्ट यहाँ लगता है, और वो आपका उसमें बहुत नॉलेज होनी चाहिए। वही प्रैक्टिकल करेंगे तो ही उसका आएगा। राइट। अब मेरी किस्मत से मेरी अच्छी फॉर्म में लगा था, BACS फॉर्म में। उसमें केदार सिंह जी राठौड़ थे डायरेक्टर, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। अच्छा। और उन्हीं के सपोर्ट से मैं इंजन स्पेशलिस्ट अच्छा बन पाया था। डॉइट्स के जर्मन और किर्लोस्कर इंजन हम देखते थे। अच्छा। तो वहाँ पे जब मैंने मेहनत करी ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर, आप कोई काला नहीं होता। जब मैं हुआ तो मुझे हाइक बहुत ज़्यादा मिल गई थी, क्योंकि मेरे पास डिग्री भी थी और मैंने वर्क भी किया था, ग्राउंड पे रह के काम किया, तो मुझे बहुत अच्छी हाइक मिली थी वहाँ पे।
जब आप काम कर रहे थे एज अ इंजन स्पेशलिस्ट, तो आपने काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के इंजन्स देखे होंगे जी। तो कोई एक्सपीरियंस बताइए ना कि ये एकदम हटके कुछ था ऐसा। एक्सपीरियंस इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस अच्छे अच्छे मिले, जैसे कि जयपुर में मेट्रो में भी टावर वैगन है, उसमें डॉयट्स का इंजन है। अच्छा। एयरफोर्स के मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं, हाँ, उसमें भी डॉयट्स के इंजन होते हैं। अच्छा। तो हम एयरफोर्स के में भी जाते थे और वहाँ पे हम 10-11 दिन हमने मिसाइल लॉन्चर के भी काम कर रखे हैं। अच्छा। वहाँ पे हमने पूरा बेस देखा जो एकदम अच्छा एरिया होता है उसमें। एयरपोर्ट में भी काफ़ी मशीनरीज में डॉयट्स के इंजन लग रहे थे वो हमने सारे उसमें वर्क किया, तो वो हमारा टोटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हुआ है इसमें। जैसे कि हम एयरफोर्स में गए थे एक बार करने, तो उसमें जो डॉयट्स इंजन लगा हुआ था वो बेस को एयर बेस बचाने की एक मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं। अच्छा। जैसे कि बेस जब भी आपको कोई दुश्मन हमला करता है हाँ, तो वो वो base- चाहेगा कि वो बेस को तोड़ेगा, राइट। ताकि आपके जो फाइटर प्लेन से वो टेक ऑफ ही नहीं कर राइट पाए। राइट राइट। तो उनको बचाने के लिए वहाँ पे 2 किलोमीटर तक की रेंज के मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं। अच्छा। उन सब में डॉयट्स इंजन इक्विप था, अच्छा, तो उसको हम सही करने गए थे काफ़ी, क्योंकि वो बहुत टाइम मतलब से किसी ने अच्छा यूज़ नहीं हुआ था वो। यूज़ नहीं होता है, तो उसको आपको जाना पड़ता है। हाँ, बस वो एक मेंटेनेंस जो होती है। मेंटेनेंस भी होता Right. है, उसकी वजह बंद भी हो जाते हैं, हाँ, तो हाँ, कंप्लेन रहती है, वो हम वहाँ करने गए थे। तो आप पहले इंजन स्पेशलिस्ट थे, आपने बताया डिफेंस में आपको मज़ा भी आता था, एकदम वीआईपी एंट्रीज होती थी। तो ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट रहा कि आप वहाँ से सीधा कोचिंग में आ गए? जी, टर्निंग पॉइंट का एक अच्छा किस्सा है। मेरी जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है वो भी एक टर्निंग पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अच्छा। एक्चुअली मैं और मेरा फ्रेंड अभिजीत सिंह शेखावत, वो भी अभी डिफेंस में है, अच्छा। तो हम दोनों नीमच माता जाते थे, क्योंकि उस टाइम मेरा माइंड बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था। ऐसा नहीं है कि मेरे को जॉब में हाइक नहीं मिला। अच्छा, क्या एज थी जब फ्लक्चुएट हुआ रहा था? 26 या आसपास Okay. मेरी एज थी उस टाइम। उस टाइम जैसे हम मॉर्निंग में निकलते हैं जॉब करने, तो अब कितनी भी अच्छी जॉब हो, पर अगर आप जॉब के लिए नहीं बने हो तो आपका मन अंदर से नहीं मानता। राइट। तो मैं बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था कि, और मुझे हाइक भी मिल रही थी, सब हो रहा था, अच्छा भी चल रहा था, पर मन नहीं मान रहा था। हाँ। फिर मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करता हूँ, तो जब हम उतर रहे थे नीमच माता थे, तो उसने एक ही मुझे एडवाइस दी थी कि अभी आपकी एज कम है, आप रिस्क ले सकते हो, आपको जॉब बाद में भी मिल जाएगी, हाँ। पर आफ्टर 15 ईयर्स अगर आप ऐसा सोचो 20 ईयर्स की, काश मैं वो काम पहले कर लेता, हाँ। राइट। तब आपके पास ऑप्शन नहीं रहती। risk मैंने नहीं यही सोच के कि अपने को जॉब तो दूसरी मिल जाएगी, क्योंकि मेरे उसमें अच्छी चल रही थी जॉब, सैलरी भी अच्छी थी, राइट। और जॉब भी घर की घर में थी, तो वो कोई छोड़ना नहीं चाहता है। तो पर वो जो उसकी बात थी वो मेरे को पूरी सही लगी, और मैंने रिस्क लेके अपना पूरा कोचिंग सेटअप किया, और मैंने जॉब को लीव कर दिया। उसके बाद मैंने कोचिंग सेटअप किया था मेरा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि साइंस में मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो मैंने भी देखा भी था मेरे रिलेटिव्स और बच्चों में, काफ़ी बच्चों में, कि उनको साइंस स्ट्रीम ले तो लेते हैं, हाँ। 95% वाला भी ले लेता है, Right. 2 महीने बाद उनको छोड़नी पड़ती है। तो मैं नहीं चाहता था कि सबके साथ ये प्रॉब्लम हो, तो जिस चीज़ में अपन अच्छे हो, अपन ने मेहनत करी हो, मैं इस फील्ड में आ गया, एजुकेशन फील्ड में। तब मैंने अपना कोचिंग ओपन किया था, अल्फा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस, एम्स नेम से उसको अच्छा, स्टार्ट एम्स, किया। राइट। जी। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप क्या क्या पढ़ाते हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट में सर मैं 4 सब्जेक्ट्स अकेला ऐसा हूँ जो पढ़ाता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और सिंगल? बायो, चारों सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ मैं। इसमें मैथ्स मेरे लिए रिलीविंग है, क्योंकि मेरे फादर एमएससी मैथमेटिक्स है, इज एमएससी मैथमेटिक्स, वो 40+ ईयर से मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो अभी मेरा बर्डन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पे, ओके। ये 3 में सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बच्चों को। और इसमें जैसे कि देखा जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे सबसे टफ लगता था। हाँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मुझे टफ लगा था, तब मैंने उस पर इतना थीसिस स्टडी किया था, अब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा बेस्ट पार्ट है। अरे वाह। और अगर मेरे पास कोई बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहा है, बहुत बच्चे आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सब डर जाते हैं, राइट। पर मेरे पास जितने बच्चे भी आके गए वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सब दे आर मास्टर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 0 से बने बच्चे उठा के 90 तक लाया। अरे वाह। और कितने लोगों को आपने अभी तक ट्रेन किया है और पढ़ाया है? भी 1500 के 1500 बच्चों को मैंने अभी तक ट्रेन कर दिया है। क्या बात है। सो अभी करेंटली आप स्पोर्ट्स में भी हो, तो जी। ये वाला टर्निंग पॉइंट कैसा है? स्पोर्ट्स में ऐसा रहा है कि जब मेरी लाइफ में बहुत सारे मैंने डिसीजंस लिए थे, और जो काफ़ी उसमें हिम्मत भी चाहिए थी। जैसे कि अपनी अच्छी जॉब छोड़ के आप अगर इस फील्ड में जाना चाहते हो, कोई दूसरा आप जॉब छोड़ रहे हो, जॉब इज़ वेरी सिक्योर, राइट। आपकी डेली सैलरी मंथली आनी है, हाँ। और अच्छी सैलरी आनी है, हाँ। आपका घर चलना है, पर सब कुछ आप छोड़ के चेंज करते हो, ये मोटिवेशन कहीं ना कहीं से तो आएगा। मेरा स्पोर्ट्स पैरेलल चलता था, मैं खेलता था, और मुझे लगता है कि अगर आपको क्या खेलते थे आप? मैं लॉन टेनिस खेलता था, अच्छा।
और मल्टीपल गेम्स में मेरा पहले से इंटरेस्ट था कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, हाँ ये चीज़ रही है। मुझे हर चीज़ को सीखनी थी। स्केटिंग सीखी थी, टेनिस सीखा, क्रिकेट खेलते ही थे बचपन से, वो तो सभी खेलते। हाँ पर मेरा ये मानना है कि अगर आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, जो कि मैं हुआ था, डिसीजंस लिए थे, अच्छा उसके लिए आपको फिजिकली स्ट्रांग बहुत होना जरूरी है। राइट और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उससे जुड़े हो तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, कि स्पोर्ट्स आपको बहुत चीज़ें सिखाता है। आप डेली उसमें कोई गेम खेलते हो तो आप डेली उसमें हारते हो जीतते हो, हाँ राइट और हर हार में आप कुछ सीखोगे, हर हार में आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ अगर आप डेली हार रहे हैं या डेली जीत रहे हैं तो आपको हार जीत से कोई मतलब नहीं होता, फिर आप रिस्क लेने के लिए रेडी होते हो। आपको ये पता है कि हारने से ऐसा कोई भी, अपन सोचते हैं कि हार गए तो सब कुछ खत्म हो गया। राइट राइट बहुत सब लोगों की जो अब आज विक्टोरियस पर्सन्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं तो हार आ रहे हैं और राइट बहुत अच्छी तरीके से हारे हुए हैं वो, कि जिनका उठना भी नामुमकिन था, पर उन्होंने कोशिश करी। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप अगर बैठे रह जाएंगे घर पे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। राइट तो मेरा स्पोर्ट्स की मोटिवेशन यही रहा, मेरी सारी चेंजेस। अब स्पोर्ट्स में किस्मत से मेरा स्पोर्ट्स में आगे काफ़ी बढ़ता गया और आज मैं 4 to 5 फेडरेशंस में हूँ एज ए पोस्ट में। सो आप नेशनल चैंपियन रह चुके हैं खेलो इंडिया स्कीइंग के, जी। तो आप वहाँ तक पहुँचे कैसे और आपके क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आए जब आप ये चीज़ को पूरा प्रोसेस में थे? ऑब्स्टेकल्स तो राजस्थान से अगर कोई बच्चा आइस स्कीइंग में जा रहा है हाँ तो वी आर नोन फॉर डेजर्ट। राइट, एक्चुअली वी आर इन सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर, हाँ। बस दूसरों को लगता है कि आप राजस्थान इतना बड़ा में हैं, थार डेजर्ट है तो कहाँ डेजर्ट से है, आई? राजस्थान इज ऑल ओवर डेजर्ट, ऐसा Right. नहीं है। जबकि पर स्कीइंग में जाना तो एक बहुत सोचते हैं कि यहाँ से आप बर्फ में कैसे चलेंगे। हाँ हाँ और राइट जैसे कि मैंने कहा था कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन वाली कहानी है, मुझे सब चीज़ सीखनी थी। हाँ तो मैंने यहाँ से 45 डेज का, मुझे मना कर रहे थे कि स्कीइंग में क्यों जाना है, पर मैंने 45 डेज का गुलमर्ग में कैंप लगता है अच्छा स्कीइंग, वहाँ मैंने स्कीइंग सीखी थी। अच्छा, और कंप्लीट वहाँ पे मुझे बहुत टाइम लगा था सीखने में, पर वहाँ बहुत क्योंकि perfect बर्फ पे तो वही बहुत- चलना ही मुश्किल होता क्योंकि है। आप एक बार स्कीइंग करते हो वापस आपको ऊपर आना पड़ता है। अच्छा अब बर्फ में वहाँ पे कम टेम्परेचर पे आपको ऊपर आने में ही इतनी थकान हो जाती है कि आप कितनी बार नीचे जाओगे, कितनी बार ऊपर आओगे, हाँ राइट कितनी बार जाते हो। तो फिर वहाँ से मेरी ये ट्रेनिंग हुई, वहाँ से ट्रेनिंग से मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद मैं नेशनल राजस्थान टीम से नेशनल के लिए सेलेक्ट हुआ था खेलो इंडिया के लिए। अच्छा तो खेलो इंडिया का इंडिया का टॉप मोस्ट गेम्स होता है, विंटर गेम्स खेलो इंडिया के अलग गुलमर्ग में ही होता है ऑर्गेनाइज, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। उसमें भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। ये मेरी वहाँ तक की। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जो कि बर्फ़ का पूरा आपका, और कश्मीर भी उसमें मुझे देखने को मिला था। हाँ। ऐसा कश्मीर आप वो स्पोर्ट्समैन अगर होता है तो उसको Yes. पूरा वहाँ वर्ल्ड पे घूमने को मिलता वर्ल्ड घूमने को मिलता है इसमें। और कश्मीर आप उस जगह से मैंने देखा था, बहुत खूबसूरत लगा, क्योंकि हम रात को 1:30 बजे 2 बजे भी हम जाते थे है। बैठ। अच्छा प्रैक्टिस करने। जी, स्केटिंग के जो हमारे फ्रेंड्स बने थे, स्केटिंग आइस स्केटिंग भी गेम है, उनके टूर्नामेंट्स रात को 3 बजे बाद ही होते थे, अच्छा ऐसे क्यों? क्योंकि वहाँ का जो कोर्ट होता है आइस स्केटिंग का, अच्छा वो 2 बजे बाद ही जमता था। अच्छा ओके 12 o'clock के बाद रात हाँ, को बर्फ, लेट वो हाँ, जमता था, ओके। क्योंकि उसमें ताकि कोई इंजरी नहीं हो, कोई बर्फ उसमें पिघली नहीं हो, पूरा जो वो एकदम फ्रोजन हार्ड होता था, फ्रोजन हार्ड वो रात को ही होता था। अच्छा तो हम वहाँ पे इतनी अच्छी सिक्योरिटी भी थी, सब कुछ था, लोग सब अच्छे थे, तो हम पूरा रात को कश्मीर, आप सोच सकते हो रात में कोई रात 2 में बजे क्या- खुला घूमना, हम वहाँ से 1 किलोमीटर तक आते थे वॉक करते हुए, और वहाँ पे स्नोफॉल भी होती थी, क्योंकि हमारा गेम स्नोफॉल पे ही है। हाँ तो राइट। स्नोफॉल पे ही घूमना, वहाँ हमने पूरा अच्छी लाइफ वहाँ एंजॉय करी थी। तो हमने देखा है कि आप इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हो, आप वाइस कैप्टन रह चुके हो टेनिस बॉल क्रिकेट के, और आपको मैन ऑफ द मैच का भी टाइटल मिल चुका है। तो आपने ये सब जब अचीव किया तो आपको कैसी फीलिंग आई जब आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया? तो उस फीलिंग को एक्सप्लेन कीजिए। ये फीलिंग सर बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, और इसकी स्टोरी बता जाऊँ, मेरी पूरी जो मोटिवेशन है, मिल्खा सिंह मैंने बहुत बार मूवी देखी है, बाग मिल्खा बाग, राइट और वो इतनी बार देख ली है मैंने कि जब अभी तक भी मुझे दिखा दो सुबह शाम तो मैं बोर नहीं होता उसको देख के। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे उस मूवी से बहुत मिला है। उसमें एक सीन था कि आप इंडिया की कोट वो जब हीरो पहनता है, तो वो सीन देख के मुझे लगा था कि अब कुछ भी हो मेहनत करनी है और इंडिया की कोट मुझे लेनी है। अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया में बहुत सारे गेम्स है जो एफिलेटेड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, इंडियन ओलंपिक से एफिलेटेड है, अच्छा
पर इंडिया में जो अपन गेम खेलते हैं लगभग वो 4-5 गेम ही लोग उसमें अपने क्रिकेट बच्चों को फुटबॉल जो भेजते हैं। काफी बस, फेमस है वो हाँ, हाँ जैसे क्रिकेट फुटबॉल हॉकी इन्हीं में अपने बच्चों को पेरेंट्स भेजते हैं। हाँ अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जैसे जेवलिन थ्रो हो गया, हाँ जेवलिन थ्रो में नीरज जी गोल्ड मेडल लेके आए थे, तब जाके सबको लगा कि एकदम हाइप में आ गया हाइक में आए ही थे वो। राइट अब अपने यहाँ से अपन बच्चे तो नहीं बोलेंगे कि भाई जेवलिन थ्रो में जाओ, हाँ ऐसा कुछ गेम्स ऐसे हैं। इसके अलावा 10 गेम के अलावा भी आपके पास 60 to 70 गेम्स ऐसे हैं जो सारी बराबर वैल्यू रखते हैं गेम्स की। उसमें भी आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आप मेहनत करो तो। कंपटीशन उसमें इजी है, पर आप उनमें बच्चों को भेजो। हाँ टेनिस बॉल क्रिकेट गेम है जिसमें अपने अलग रूल चलते हैं, बस लेदर की जगह टेनिस बॉल क्रिकेट होती है। कुछ रूल्स है उसमें कि आप उसमें 6 नहीं मार सकते। अच्छा 2 टाइप की गेम है, उसमें अगर आप 6 मारते हो तो आप आउट हो जाते हो। 30 यार्ड्स की बाउंड्री होती है अच्छा और उसमें सिर्फ 4 ही अलाउड होते हैं। ओके उस गेम में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था और इंडिया टीम के लिए मैं सेलेक्ट हुआ था, जिसमें मैं एज अ वाइस कैप्टन भी रहा हूँ। उसमें जब लास्ट फाइनल गेम था उसको मैंने काफ़ी ओवर पहले ही गेम जीता के रन्स बना के ख़त्म कर दिया था, अच्छा जिसमें काफ़ी कंट्रीज थे और उसमें पाकिस्तान, थाईलैंड ये टीम भी थी। तो जब मैन ऑफ द मैच में लेने गया था तो उस टाइम आप विश्वास नहीं करोगे, तालियां इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान और थाईलैंड वालों ने अरे वाह। बजाई थी। इसकी मेरे पास वीडियोस भी हैं, उसमें काफ़ी सबसे ज़्यादा वोटिंग मेरे लिए दूसरी कंट्री ने ही करी थी मेरा क्या गेम बात है। देख के। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा ये रहा था। तो हमने देखा है कि आप वाइस प्रेसिडेंट हो राजस्थान में जंप रोप के, जी तो ये क्या स्पोर्ट्स है और आपने इसको राजस्थान में कैसे प्रमोट किया हुआ है? जी, एक फेडरेशन, मेरा स्पोर्ट्स पर्सन की जैसी लाइफ अलग है और अगर मेरे को फेडरेशन में कोई पोस्ट मिली है तो वो आपको तभी मिलती है जब आप कोई गेम को प्रमोट करते हो, उस गेम को आगे लेते हो। उसमें एज ए स्पोर्ट पर्सन मेरा रोल नहीं, पर उस गेम में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ राजस्थान का। अच्छा तो उस गेम को मैंने काफ़ी आगे बढ़ाया है और उसके जो इंडिया सेक्रेटरी हैं मिस्टर शहजाद खान जी, उन्होंने इंडिया में इस गेम को अभी उन्होंने एसोसिएशन फेडरेशन टेक ओवर करी थी और जब से उन्होंने फेडरेशन टेक ओवर करी उन्होंने इसको इंडिया में इतना बढ़ा दिया है और राजस्थान में उन्होंने ही मुझे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी थी, जिसको मैंने गेम को आगे काफ़ी प्रमोट किया है। हमने काफ़ी नेशनल टूर्नामेंट्स कराए। जो जंप रोप गेम है वो आपको नाम से उसके बारे में ऐसा लगता मतलब रस्सी कूदने वाला लग रहा है। जी, जंप रोप एक गेम लगता है कि रस्सी कूद रस्सी कूदना राइट। है, ये रस्सी कूदना, पर इसमें नॉर्मल रस्सी नहीं कूदी जाती। अच्छा ऑल ओवर जो वर्ल्ड है जंप रोप बहुत फेमस गेम है और इस गेम में अगर आप एक बार इंडल्ज हो जाते हो तो इस गेम से प्यार हो जाता है। अच्छा इसमें 15 से ऊपर तरह के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि डबल डच और डबल अंडर, ट्रिपल अंडर, जिसमें इसको थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए क्या चीज़ है। सिंपल रस्सी कूदना इस गेम में नहीं है। अच्छा इस गेम में अगर आपको आगे रिप्रेजेंट करते हो, ये गेम एक स्पोर्ट है जो वर्ल्ड वाइड बहुत खेला जाता है। अभी जैसे यूएसए कोलोराडो स्प्रिंग्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप है जुलाई में, अच्छा इसमें उसमें भी हम जा सकते हैं, इंडिया टीम ले जाएंगे। और गेम्स में अगर इसके इवेंट की बात कर रहा हूँ तो सिंपल रस्सी नहीं, डबल अंडर हो गया, जैसे आपको एक जंप में 2 टाइम्स आपको रस्सी क्रॉस करनी है। ट्रिपल अंडर में एक सिंगल जंप में आपको 3 बार रस्सी निकालनी है। अच्छा मतलब एक बार आप कूदे एक बार 3 बार कूदे, रस्सी जाए। 3 बार रस्सी कूदे, ओह और वो एक बार नहीं काफ़ी बार और रेगुलर। हाँ रेगुलर राइट। उसमें आप रुक जाते तो वो हो जाता है, वो ओवर हो जाता है, उसमें Right. काउंटिंग आपकी फिनिश हो जाती है। ओके और इंडिया में हमारे पास इतने अच्छे प्लेयर्स हैं जो इंडिया को बहुत बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अच्छा उदयपुर से पुष्पित चायल हैं जो रॉकपुर स्कूल से हैं, और रॉकपुर अगर मैं उदयपुर की बात करूं इस गेम को प्रमोशन में, हाँ क्योंकि हाँ उदयपुर से हो तो उदयपुर में तो प्रमोट करना ही पड़ेगा। जी राजस्थान में मैंने काफ़ी किया, पर उदयपुर में मुझे एक ही जने ने सपोर्ट काफ़ी कर रखा है, वो रॉकपुर स्कूल के जो ओनर है दीपक शर्मा सर। ओके उन्होंने मुझे जंप रोप को बहुत प्रमोशन में बहुत हेल्प करी है और उनको खुद को भी जंप रोप गेम बहुत, उस गेम से जैसे अपन बोलते प्यार है, उनको जंप रोप बहुत अच्छा गेम लगता है। उन्होंने मुझे अपने प्रीमिसेस, हमने उनके स्कूल में डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट करा रखे हैं अच्छा और उन्होंने उनको इतना अच्छा उनका सपोर्ट है कि उनके स्कूल में 2 घंटे की एक रेगुलर सिर्फ जंप रोप की क्लास पीरियड लगता है। अच्छा उसमें बच्चे सिर्फ जंप रोप सीखेंगे, स्पोर्ट्स का जो पीरियड होता है। स्पोर्ट्स का। तो ये उदयपुर में मुझे दीपक शर्मा सर से काफ़ी हेल्प मिली है और वो नो डाउट जंप रोप के लिए कुछ भी चीज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मुझे कभी उन्होंने मना नहीं किया कि कुलदीप सर अच्छा। इस चीज़ के लिए मना करूँगा।
तो आप ग्राउंड लेवल से ही चलते हो। डिस्ट्रिक्ट पे हम जब स्ट्रॉन्ग होंगे तब राजस्थान लेवल पे जाते हैं राइट। और इंडिया लेवल पे जाते हैं, तभी जाके उनके स्कूल के बच्चे ने ही इंडिया को अभी थाईलैंड में जो चैम्पियनशिप हुई थी उसमें पुष्पित चायल ने इसको इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और काफ़ी अच्छा उनका इवेंट्स में बहुत अच्छा उनके वो किया था उन्होंने। सो अभी हमने कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि एक रेसलर्स वाला जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। जी। तो बीइंग फेडरेशन में भी हो आप और आप स्पोर्ट्समैन भी रह चुके हो, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके बारे में मैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन भी रह चुका हूँ और स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मैं फेडरेशन में भी वर्क करता हूँ। तो मैं दोनों तरफ से अगर इसको देखूँ तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन भी आपके बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और नेगेटिव आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती है, और एज ए फेडरेशन चलाने में भी इट इज़ नॉट अ ईजी जॉब। राइट। फेडरेशन चलाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। उसमें अगर आप फेडरेशन चला रहे हैं इंडिया की तो आपके बहुत दुश्मन भी हो सकते हैं। हाँ। तो पर इसमें आपका क्या सीन है, इसका पूरा ये मुद्दा इतना वास्ट ऊपर अभी इंडिया में आ गया है कि इसके बारे में यही है कि जो भी सच्चाई होगी अब वही बाहर आएगी। तो जस्ट वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच, इसमें जो भी क्लियरली जो भी आएगा, क्योंकि ये बहुत ऊपर उठ गया है मुद्दा। तो कौन फॉल्टी है कौन है ये हमको थोड़े टाइम बाद पता पड़ ही जाएगा। तो आप वाइस प्रेसिडेंट है कर्लिंग ओलंपिक के, तो सबसे पहले तो ये बताइए होता क्या है और ये खेला कैसे जाता है और इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? कर्लिंग एक आइस का गेम है जो बर्फ पे ही खेला जाता है। अच्छा। कर्लिंग एक ओलंपिक्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलेटेड गेम है। अच्छा। इंडिया में दो तरह के गेम्स होते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलेटेड गेम्स होता है, मिनिस्ट्री एफिलेटेड। ओके। एक होता है इंडियन ओलंपिक से। अच्छा। सेंट्रल ओलंपिक गेम्स के भी अपने अलग फ़ायदे हैं। इंडियन ओलंपिक गेम्स से अगर कोई गेम एफिलेटेड है तो उसके राजस्थान की जॉब्स में बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा। राजस्थान गवर्नमेंट ने 2% कोटा कर रखा है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ओके। अगर मैं अभी रीट की बात करूं तो रीट में कट ऑफ 180 गई थी। अच्छा। अगर ओलंपिक गेम्स में अगर आप नेशनल पार्टिसिपेटेड हैं तो आपको सिर्फ 13 नंबर लाने थे उसमें, अच्छा। ओनली 13। ये 2% कोटा है। ओके। तो ऐसे कितने गेम्स हैं, जैसे कि कर्लिंग है, ये आइस पे खेला जाता है। आइस पे हम उसमें डाइस होती है, 4 प्लेयर्स इधर होते हैं 4 उधर होते हैं। जैसे कि शूटिंग में जैसा एम होता है, हाँ। ऐसे राउंड्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं, Right. वैसे उसमें ग्राउंड पे सर्कल्स होते हैं। अच्छा। 4 एक प्लेयर इधर से डाइस को करता है, एक उधर से फेंका। तो लास्ट में जो काउंटिंग होती है, जो सबसे सेंटर में है उसके हिसाब से उनकी नंबरिंग होती है ओके। और इस हिसाब से उनका रिजल्ट निकलता है। कर्लिंग में अभी इंडिया से भी टीम गई थी और इंडिया का भी मेडल लगा है। अच्छा। जी। तो उसमें भी ओलंपिक गेम है तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो आपको आउट ऑफ टर्न नौकरी भी मिलती है। हाँ। राइट। ठीक है, तो जॉब्स में भी हैं। पर ये गेम्स है, ये इन गेम्स को मैं प्रमोट कर रहा हूँ जिनको काफ़ी प्रमोशन नहीं मिल पाता। पर इसमें लोगों को ध्यान ही नहीं है कि इसमें आपको बहुत फ़ायदा है। ये ऐसे गेम है जो मतलब दिखते ही नहीं है कि हाँ भाई ये भी कुछ है। जी, ये भी है। राइट। तो मेरा ये है कि पेरेंट्स को हर गेम्स में बच्चों को भेजना चाहिए। कर्लिंग के लिए अब यहाँ पे बोलते हैं कि हम बर्फ नहीं प्रोवाइड करा सकते, उसके लिए अपन ने आइसलेस कर्लिंग नाम से भी एक गेम है। अच्छा। आइसलेस में एक शीट होती है, आपको बर्फ नहीं है, नॉर्मल अगर आपको खेलना है हाँ। शीट्स है, और जो डाइस है उसमें टायर्स होते हैं। अच्छा। तो आपकी प्रैक्टिस यहाँ हो जाती है। ओ। ये अपन यहाँ पे प्लेयर्स के लिए कर सकते हैं, पर हम चाहते हैं कि प्लेयर्स यहाँ से सेलेक्ट होके हाँ। आगे जाएं। तो अब हम करेंगे हमारा सबसे लेजेंडरी इवेंट, दैट इज रैपिड फायर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट दिस ईयर? My biggest accomplishment is I have been selected for World Championship in Switzerland वाओ, for tennis ball cricket. क्या बात है। नेम अ पर्सन दैट यू कंसिडर टू बी अ हीरो और व्हाई? For me, my hero is as a sports mentor, I can say Mr. Shahzad Khan, जो he is the Secretary of Jump Rope अच्छा। India, Okay. Jump Rope Federation of India, और वो मेरे काफ़ी मेंटर रहे हैं और अच्छे स्पोर्ट्स पे मुझे आगे बढ़ाने वाले वही हैं। अच्छा, ओके। नेक्स्ट है, आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है बिस्तर छोड़ने के लिए? बिस्तर छोड़ने के लिए मुझे फ्रेंकली अगर बोलूँ तो पैसा कमाने के लिए ही मैं उठता हूँ। और अगर आप चाहें कि मनी मैटर करती है, बोलते हैं कि मनी हाँ, money matter नहीं करती, पर प्रैक्टिकली अगर मैंने लाइफ जी है, जहाँ जहाँ मैंने ठोकरें खाई है, मुझे पता है मनी मैटर करती है लाइफ में। तो अगर आप
मनी पैसा कमाने के लिए आपको उठना ही पड़ेगा, नहीं तो आप खाओगे क्या। राइट। नेक्स्ट है, आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो? आज तक तो मुझे स्ट्रेस ऐसे हुई नहीं, क्या बात है। और वो अगर देखा जाए बहुत कम हुई भी है, बहुत कम हुई है। पर जब मैं फ्री रहा हूँ तब आप स्ट्रेस, जब से मेरा शेड्यूल बिजी रहता है मॉर्निंग से अगर रात तक, राइट। तो आपको स्ट्रेस लेने का टाइम नहीं मिलता। आप काम में इंडल्ज रहोगे तो जो भी मैं बोलता हूँ, अगर जो स्ट्रेस लेते हैं आप अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रख लो, उस काम को अच्छे से करो। अब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अगर आप काम में बिजी है तो आपको स्ट्रेस का टाइम ही नहीं मिलेगा। आपको वर्क करोगे तो आपको स्ट्रेस कभी नहीं होगी, बिजी रहोगे। नेक्स्ट है, आपका काम का पसंदीदा पार्ट कौन सा है? मेरे एक्चुअली जब मैंने जॉब लीव करी थी उसके बाद जो मैंने काम लिए हैं, कोचिंग एंड स्पोर्ट्स, हाँ। ये दोनों काम में मैं जितनी भी देर बैठूँ ये दोनों काम मेरे फेवरेट है। तो इसके दोनों काम पूरे ही मेरे फेवरेट हो जाते हैं क्योंकि इसमें मैं खुश रहता हूँ। मुझे पैसा आए नहीं है पर आई एम हैप्पी। हाँ। स्पोर्ट्स में आप सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको, राइट। और अब पढ़ाने में मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये फील्ड चेंज करी। तो एवरी पार्ट ऑफ दिस इज माई फेवरेट टाइम। नेक्स्ट है, यू हैव अ डिनर पार्टी विथ एनी 4 पीपल अराउंड द वर्ल्ड, आप किस किस को बुलाओगे और क्यों? मीन्स हम हमारे हिसाब से बुला सकते हैं किसी भी चार किसी को भी, लिविंग होना चाहिए। लिविंग, तो उसमें मैं बुलाऊंगा वही 4 लोगों को जो मेरे काम के हो, जिनको मैं इनवाइट कर सकूं। हाँ। तो एक है चित्तौड़ के सांसद जो भी बीजेपी अध्यक्ष है, सीपी जोशी जी। अच्छा। वो उनकी मैं वीडियोस देखता हूँ काफ़ी, वो काफ़ी अच्छे बोलते हैं और काफ़ी अच्छा वो समझाते हैं। और स्पोर्ट्स अगर लाइन में लूँ तो वो एज अ पॉलिटिक्स में होके भी वो स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा देते हैं, तो उनको मैं बुलाऊंगा। नेक्स्ट, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट से अशोक जी चांदना है जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, अच्छा। ये दोनों मेरे बहुत डिनर बुलाऊंगा तो मेरे बहुत काम होगा। एक लाइफ में मेरा अच्छा दोस्त रहा है अभिजीत सिंह शेखावत। थर्ड वो पर्सन है मेरे लिए कि मेरी जो ट्रेनिंग मैंने बताया था उसी से हुई, तो एक अच्छा फ्रेंड मेरे साथ हमेशा ही हर पार्ट में आपका होना चाहिए। और फोर्थ, अभी तक मेरा प्लान यहाँ आने के बाद चेंज हुआ है कि मैं फोर्थ आपको रखूँ, क्या बात है। डिनर पे इनवाइट करूँ। और ये मैंने इसीलिए क्योंकि जब से मैं यहाँ से एंटर हुआ था तब मैंने पूरा जिस तरह से आप चीज़ें प्रेजेंट करते हो, आपकी मैंने वीडियोस भी देखी है, वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी। तो फोर्थ, अगर हम कुछ 4 दिन मिल के अच्छा करें तो उसको आउटपुट कौन देगा? क्या बात है। तो अगर आपके पास चीज़ें हैं, आपको पॉलिटिकली भी सपोर्ट है चीज़ें, तो आप उसको अगर आपको मिल जाता है प्लेटफॉर्म, नहीं तो सबसे ज़्यादा अच्छा उसको प्रेजेंट करने वाली जो आपकी क्वालिटी है वो मुझे आप में चाहिए, तो वो मैं आपको 101% आपको रखूँगा। क्या बात है, मज़ा आ गया। नेक्स्ट है, अभी तक हमने लगभग 30 एपिसोड प्रोड्यूस कर दिए हैं, तो आपका सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा? बेस्ट हिंदुइज्म में जो आपका था वही मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सारे एपिसोड्स अच्छे थे पर जो हिंदुइज्म वाले में था वो काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, आपके पास कोई सुपर पावर हो तो वो कौन सी होगी? मुझे एक ही सुपर पावर की ज़रूरत है कि जैसे मैं अपनी बात हर स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी गांव में, जब मैं मेरे खुद का भी गांव है, विलेज जाता हूँ, वहाँ इतने बच्चे हैं और बहुत से बच्चे हैं। तो अगर मुझे ऐसी पावर मिल जाए कि मैं जहाँ सोचूँ इस गांव में आज मैं एंटर हो जाऊँ, मैं चला जाऊँ कोई भी दूर, मैं वहाँ जाके अपनी बात रखना चाहता हूँ, अपने गेम सिखाना चाहता हूँ, अपने गेम्स को प्रमोट करना चाहता हूँ, ताकि उनसे उस गाँव के बच्चों को बेनिफिट मिले जो कि काफ़ी मेहनत करते हैं। तो ये मेरे को सुपर पावर चाहिए कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ मैं एक बार में प्रेजेंट हो जाऊँ। हाँ, ये चीज़ मैं जाना चाहता हूँ। सो वापस कमिंग बैक टू द इंटरव्यू, तो आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है? और अगर कोई आपसे एडवाइस मांगने आता है या सलाह लेने आता है तो आप उसको खुशी खुशी एडवाइस देते हो या आपको लगता है कि यार ये तो कंपटीशन बढ़ा रहा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मेरी दिनचर्या मॉर्निंग में 5 AM उठ के मैं टेनिस खेलने जाता हूँ। अच्छा। 5:30 तक। फिर सारे महीने या कुछ स्पेसिफिक महीने? नहीं, डेली का है, जब बाहर होता हूँ या तो नहीं, बाकी मॉर्निंग 5:30 लॉन टेनिस खेलने चले जाते हैं। अच्छा। और 8:30 तक हम टेनिस खेलते हैं। फिर घर पे आके 9:30 तक रेडी ब्रेकफास्ट करके मेरी क्लासेस होती है जो कि शाम तक चलती है। अच्छा। शाम को वापस
टाइम मिलता है तो इवनिंग में वापस टेनिस खेलने चले जाते हैं, या फिर कभी दोस्तों के साथ बाहर जाना होता है तो वो, और बाकी रात में फिर सो जाते हैं। अच्छा। दूसरा क्वेश्चन थी कि कोई आपसे अगर एडवाइस लेना, हाँ। एडवाइस के लिए आई एम ऑलवेज ओपन। हमेशा अगर आप किसी को एडवाइस देते हो, कोई ये सोच के एडवाइस नहीं देता है कि यह मुझसे आगे चला जाएगा, कॉम्पीट कर जाएगा। हाँ। पर एक चीज़ वो भूल जाता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो सिर्फ एडवाइस से काम नहीं चलता है। आगे वही जाता है जिस बंदे में सारा डेडिकेशन हो। बहुत सी चीज़ें मैटर करती है। मैंने अगर ऐसे में एडवाइस किसी को दे दूं और वही मेरा कॉम्पिटिटर बन जाए तो फिर मुझ में मतलब आप में बहुत सारी चीज़ें होती तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ एडवाइस से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। पर एडवाइस हमको सबको देनी चाहिए, क्योंकि और अगर मैं मेरी कोचिंग की ही बात एग्जांपल करता हूँ तो मेरी कोचिंग में अच्छे से अच्छे स्कूल्स के भी बच्चे आते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। पर मेरी ट्यूशन पे एक ही बैच रहता है, सब एक ही जगह बैठते हैं। अब चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, वो उससे मेरे लिए कोई नहीं है, सबको शिक्षा एक ही मिलती है। मेरी मैं कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं कि कोई अमीर है कोई गरीब है कोई कैसा है, सब मेरी क्लास में बैठे तो बराबर है, हर सबको एक चेयर है। और बहुत जनों को मैंने ऐसे पढ़ा भी रखा है, बिना अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता तो बिना फीस के भी मैं उनको पढ़ाता हूँ, और सबको बराबर ही पढ़ाई देता हूँ, और रिजल्ट भी अच्छा लाते हैं। क्या बात है। सो आपने इतना कुछ बताया, तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स या एम्स अगर मैं कहूँ तो मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, और स्ट्रांग होके मेरा 2-3 ड्रीम है, एक नहीं 2-3 बोल सकते हैं उनको। एक जैसे मेरा एजुकेशन का स्कूल हो जिसमें मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी प्रोवाइड करूं, वहाँ से मैं बच्चे एजुकेशन में भी और स्पोर्ट्स में भी तैयार करूं। साइमल्टेनियसली दोनों काम है। एक मेरा वृद्धाश्रम खोलने का है और एक अनाथ आश्रम खोलने का है। ये दोनों चीज़ें मुझे लगती हैं, ये दोनों मैं ओपन करना चाहता हूँ, और बहुत ही जल्द होगा तो मैं ये करूँगा भी। ये मुझे पता है कि मैं करूँगा ही। एक कभी अपन निकलते तो बहुत लोग भूखे रहते हैं या खाने के लिए आते हैं, उसके लिए ये मेरा एक खाने की एक फूड व्हीकल जिसको बोलते हैं, फूड ट्रक, वो हो जो मेरी तरफ से जाए। उदयपुर सिटी तक मैं कर सकता हूँ, यहाँ से स्टार्ट की वो जाएगी। सिंपल दाल चावल भी अगर किसी भूखे को मिल जाते हैं तो ठीक है। राइट। वो फूड व्हीकल कहीं जाए, जहाँ भी भूखा जो भी उनको दिख रहा है, जो अपने ही एम्प्लॉय, वो जाके उनको फूड प्रोवाइड करें। हाँ। और वो पूरी टर्न वो चलती रहे गाड़ी, मॉर्निंग और इवनिंग में चक्कर, ताकि कम से कम अपने शहर में कोई भूखा तो नहीं सोए। ये मेरा एम लास्ट है। थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू हमारे शो पर आने के लिए। और आपने जो इतनी सारी चीज़ें बताई, हम आशा करते हैं कि व्यूअर्स की लाइफ में से कुछ ना कुछ वैल्यू एड ज़रूर हुई होगी। सो बिफोर रैपिंग अप द शो, मैं चाहूँगा कि आपको हमारे टॉक शो पर आकर कैसा लगा, और एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। इट वॉज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस आपके साथ। मेरे पास फ्रेंकली अगर मैं बताऊं तो जब मैं वहाँ से अचीवमेंट करके आया था, खेल के आया था, तो मेरे पास इंटरव्यू के लिए काफ़ी कॉल्स आए थे कि सर आप इंटरव्यू के लिए। हाँ। पर मैं थोड़ा शाय हूँ और कैमरा कॉन्शियस भी हैं, सब होते हैं देखो। राइट। तो पर जब मैंने आपका जो मुझे इनविटेशन आया था तो मैंने आपकी वीडियोस देखी, तो उस वीडियोस में मैंने जैसे ही आपको आपकी प्रेजेंटेशन को देखी, मैंने एक ही बार में मैंने आपको ओके कर दिया कि सर आई विल बी अवेलेबल ऑन योर फर्स्ट डे। तो मैं आ गया, और यहाँ पे आने के बाद मुझे काफ़ी बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस हुई। जैसे कि मैं बता पाऊँ कि जैसे आप कैमरे के सामने रोज़ ही आते हैं, पर हम लोग कैमरे के सामने कम आते हैं। हाँ। पर आपका जो क्वालिटी है मैं बताता हूँ, एक तो आप में पॉजिटिव एनर्जी है जो उससे कि हमारे में भी पॉजिटिव चीज़ें आती है, और आप इतना कन्विंस कर देते हो, आप इतने कूल गाए हो कि आपने हमको भी इतना मतलब चिल कर दिया कूल कि हम अपनी जो भी चीज़ें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, देखिए अगर हम कॉन्शियस होंगे तो हम खुल के वो बात नहीं डिस्कस कर पाएंगे। और अगर लोगों तक बात पहुंचानी है, वो सिर्फ आपको ही श्रेय जाता है कि आप हमको इतना कन्विंस करते हो, इतना कूल कर देते हो कि हम आराम से लोगों तक बात अपनी रख सकें। जो हमारा स्ट्रगल रहा है लाइफ में वो हम लोगों तक रख सकें। तो ये सिर्फ क्वालिटी में से आपको ही दूंगा कि हो सकता है कि मैं इंटरव्यू में आ जाता, पर आज तक की 50% मेरा स्ट्रगल ही बता पाता, या जो भी मेरे व्यूज़ में लोगों तक पहुंचा पाता। पर कुछ आपके नेचर में और आपने जो मुझे इतना कन्विंस किया, उसे अगर मैं 100% अपनी बात लोगों तक रख सकता हूँ, और मैंने रखी है, तो वो लोगों तक काम ही आएगी। और एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि आप कोई भी
आप कभी भी फ्री मत रहो। अगर आपके पास दिन में कोई आप वर्क कर रहे हो, आपको थोड़ा सा भी काम है, आप ये तो बाकी चीज़ों में टाइम कम करके जो आपको पोटेंशियल, आपकी जो एनर्जी लगती है, मतलब वो सही चीज़ में आप इन्वेस्ट करो। आप बिल्कुल, तो एक तो फ्री आप बैठो ही मत। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए तो पूरे काफ़ी घंटे, 8-8 घंटे रिव्यू भी देख रहे हैं। कभी कभी आप महीने में 5 दिन फ्री होंगे, छुट्टी मिलेगी, तो आप उसमें भी ऐसा कुछ, अगर आपके पास बहुत ही आप समृद्ध हैं वो बात अलग है, पर अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप वो फ्री टाइम को यूटिलाइज करो। आप कुछ ना कुछ, आप घर से बाहर निकलो, आप कोई ना कोई चीज़ देखो, कुछ करो। आपको जो आप करना चाहते हो उसमें आप कम, जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, आपके मन में आइडियाज़ हैं, पर वो आइडियाज़ अंदर ही अंदर दफन रह जाएंगे अगर आपने उसके लिए वर्कआउट नहीं किया। राइट, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट के लिए आपको किसी से आप कॉल तो करो, किसी से मिलो तो सही कि आप ये कर रहे हो, उनसे मिल के आओ, तो आप एक बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। नहीं तो आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे। ये ऐसा है, ये मेरी सबको राय है। हालांकि हम यहाँ पे हमारा जो इंटरव्यू है उसको एंड कर देते हैं, बट सर ने इतनी सारी चीज़ें बताई है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे शो पर आकर आपको क्या 3 चीज़ें अच्छी लगी और क्या ऐसी 3 चीज़ें जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। 3 चीज़ें मुझे यहाँ की जो अच्छी लगी, सबसे फर्स्ट तो जब मैं एंटर हुआ था तो थोड़ा सा नर्वस होते हैं कि अपना एक तरह से इंटरव्यू है वो कैसा जाएगा। राइट। तो जब मैं आपसे मिला थोड़ी देर, उसके बाद आपने मुझे इतना अच्छा कन्विंस कर दिया, तो मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा आप मेरी लाइफ का पूरा स्ट्रगल आप आगे प्रेजेंट करेंगे, जो कि मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरे लिए भी कि आप आए हमारे शो पे। जी, तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए है कि आपने इतना अच्छे से प्रेजेंट किया मेरी पूरी लाइफ स्टोरी को। दूसरा, यहाँ का जो एम्बियंस है और आपका पूरा सेटअप मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और उसमें नो डाउट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट जो मुझे लग रही है। और 3 जो फीडबैक्स है वो क्या देना चाहेंगे जिस पे हम काम कर सकें। फीडबैक ऐसे देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे अभी तक अगर मुझे लगता तो मैं आपको डेफिनेटली बताता, पर 3 की जगह में एक अगर फीडबैक अगर आपको देना चाहूँ तो आपके यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। अब मैं कैसे, एक तो वैसे भी आप पहुँचना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है, कोई अचीव करता है तभी आपके सामने बैठ पाता है। और दूसरा, यहाँ की लोकेशन में भी पहुँचना बहुत मुश्किल, कि यहाँ जो एक्चुअली मॉल का एरिया कंफ्यूजिंग है थोड़ा, क्योंकि उस पे हम काम करेंगे। उस पे आप, क्योंकि सीधा कोई आना चाहे तो नीचे एंट्रेंस मॉल में आ जाती है।